हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स के रिलेटेड बात करेंगे। हमारे साथ कमल सर मौजूद हैं। हम सर से बात करेंगे कि फिजिक्स के कितने चैप्टर्स एग्जाम में पूछे जाएंगे, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी हम सर से बात करेंगे। तो सर, टोटल कितने चैप्टर्स जो है वो फिजिक्स के हैं और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है? थैंक यू सर। आज मैं आपको आपके चैनल के जरिए ये फिजिक्स के बारे में बताऊंगा कि कितने चैप्टर हैं और कितने इसके अलग अलग चैप्टर्स के मार्क्स जो है वो इसके होंगे। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है लाइट। हाँ जी सर। दूसरा चैप्टर जो है वो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। जी जी। देन थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी एंड फोर्थ इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो लाइट 8 मार्क्स का होगा जी। दूसरा 5 मार्क्स का होगा। हाँ। तीसरा 6 का और चौथा जो है वो 7 मार्क्स का होगा। अच्छा। तो इस तरह से टोटल मार्क्स इसके फिजिक्स के जो है वो 26 बनेंगे। ठीक। तो मैं स्टूडेंट्स को ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें जो है आपको तैयारी करनी है फिजिक्स की वो किस तरह से करनी है। हाँ जी जी सर। एक्चुअली तो फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह जो पूछ रहे थे। तो सर, आप अगर चैप्टर वाइज अगर बताएं कि बच्चों को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसके माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले जब भी आपने किसी भी चैप्टर की तैयारी करनी है तो यू हैव टू लर्न ऑल द डेफिनेशंस रिलेटेड टू दैट चैप्टर। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, देन स्फेरिकल मिरर, center of curvature, radius of curvature and focal length etc. in the first chapter। अच्छा। तो मैं आपको ये बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन। हाँ। तो सिंपली रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन तो बहुत लंबी 10th के हिसाब से लिखी जाती है, लेकिन हम 8th में बच्चों को सिंपल टीचर जो भी पढ़ाते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो लाज अगर ये डेफिनेशन लिखेंगे तो बच्चों को मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि कम से कम कुछ तो कुछ बच्चे को लिखना चाहिए। जी जी जी। तो देन उसका आता है लाज ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ। देन दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन एंड लाज ऑफ रिफ्रैक्शन। देन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर जी और प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। सर, इन दोनों का अगर इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है? अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप सिंपली डेफिनेशन भी लिख दें। अच्छा। तो वो भी काफी होती है, और कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह उसके डायग्राम वगैरह बना दें तो भी काफी है। जी जी। तो देन रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर F इज इक्वल टू R/2। इससे आप न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो आपका न्यूमेरिकल जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है। देन मिरर फार्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/B प्लस 1/U जी। और देन लेंस फार्मूला। जहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कभी भी आएगी पहले चैप्टर में तो इन्हीं दो फार्मूलों का इस्तेमाल होगा। ऐसा भी एमसीक्यू में भी सर पूछा जा सकता है कि लेंस फार्मूला क्या है? राइट द लेंस फार्मूला, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड व्हाट इज इट्स यूनिट। अच्छा। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, तो इसलिए ज्यादातर ये पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस। जी जी। सो आफ्टर दैट इमेज फॉर्मेशन, जिस बच्चे को 100% मार्क्स लेने हैं, जहाँ कंप्लीटली पूरा का पूरा पेपर जो है वो उसको सॉल्व करना है या अटेम्प्ट करना है, तो इमेज फॉर्मेशन भी करनी पड़ेगी। इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव मिरर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसमें से आपको पूरा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, सभी इमेज फॉर्मेशन नहीं आएगी, क्योंकि ये 6 केस होते हैं इसमें। अच्छा। तो वो लोग जो है वो बोर्ड वाले सिर्फ 1 या 2 फॉर्मेशन जो है वो पूछेंगे। आफ्टर दैट दूसरा चैप्टर आता है आपका ह्यूमन आई का। ह्यूमन आई में सबसे पहले बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन आई होती क्या है, एंड ड्रा स्केच ऑफ ह्यूमन आई एंड लेवल सम पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। जी जी जी। आफ्टर दैट ह्यूमन आई के साथ रिलेटेड आता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैं आपको
बता देता हूँ, व्हाट इज डिफेक्ट ऑफ विजन हाँ, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स। डिफेक्ट ऑफ विजन जो है उसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स आप प्लीज इनको नोट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और इनको आप अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं। तो डिफेक्ट ऑफ विजन में मैं बच्चों को सिर्फ दो ही बताऊंगा, माइपिया और हाइपरमेट्रोपी, ये कर लीजिए। हाँ उसमें डायग्राम भी, अगर डायग्राम पूछी गई है तो तब आपको डायग्राम भी बनानी है। हाँ व्हाट इज माइपिया, व्हाट आर द काजेज ऑफ माइपिया एंड ड्रा इट्स डायग्राम। जी जी जी। तो इसके साथ प्रेस माइपिया भी है, एस्टिग्मेटिज्म होता है, देन कलर ब्लाइंडनेस होता है। जी। तो अगर बच्चे उनको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, तो दो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा अच्छा। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट। जी डिस्पर्शन क्यों होती है, व्हाट आर द काजेज ऑफ डिस्पर्शन। एक्चुअली ये जो व्हाइट लाइट होती है ये कैसे स्प्लिट होती है, व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन, इसको बोलते हैं। तो एक्चुअली होता है क्या है कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं। जी। देयर आर 7 कलर्स इन द व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट। तो कई कलर्स की स्पीड जो है ज्यादा होती है और कई की कम होती है। मतलब जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, जैसे प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो हर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कलर्स की स्पीड अलग होती है। जैसे रेड कलर की स्पीड जो है वो ज्यादा होती है तो उसे बेंडिंग जो है वो कम मिलती है, और सबसे ज्यादा स्पीड, सबसे कम स्पीड होती है इंडिगो की, सॉरी वायलेट की। तो वायलेट की बेंडिंग बहुत ज्यादा होती है। क्लियर। तो इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रेड कलर और वायलेट कलर में बेंडिंग में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस। तो ये डिफरेंस होता है सिर्फ स्पीड की वजह से। जी जी जी। उसके बाद आता है व्हाट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस एंड इट्स यूनिट। अच्छा। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायपर, देन इट्स रिलेशन विद फोकल लेंथ। पावर इज इक्वल टू 1/f। जी, ये फॉर्मूला है सर। ये फॉर्मूला है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चे को मल्टीपल चॉइस सॉल्व करने का मौका मिलेगा, और हो सकता है इसमें न्यूमेरिकल भी कोई ना कोई निकल जाए। जी जी जी। तो इसके साथ इस चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हैं। जैसे रिफ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन करता है, why don't planets twinkle। प्लैनेट जो है वो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, एंड वाई डू स्टार्स ट्विंकल, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अच्छा, ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को कर लेने चाहिए। अच्छा अच्छा। लर्न करने चाहिए। क्योंकि अब प्लैनेट्स, ये स्टार जो है वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, इट इज ओनली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार लाइट के अंदर क्या होता है, ट्विंकल होती है, मतलब टिमटिमाना। क्लियर। समटाइम इट अपीयर्स ब्राइट एंड समटाइम इट अपीयर्स डिम। तो हम कहते हैं कि ये तारे जो है टिमटिमा रहे हैं। तो दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन जो है कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्काई जो है वो ब्लैक क्यों दिखाई देती है। आंसर सिर्फ इतना सा है, बिकॉज इन द स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर टू स्कैटर द लाइट। क्या बात है, क्या बात। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की ओर। तीसरे चैप्टर में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट जो है वो है ऐसे, जैसे व्हाट इज करंट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, potential difference, then what is ammeter, voltmeter. For example, what is ammeter? Ammeter is a device used to measure current. Okay. तो then what is potential difference, मैंने जैसे आपको बताया। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आता है, अभी हाल ही में पिछले एक साल पेपर के पहले क्वेश्चन में ही आया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का पता होता है। तो इसलिए मेरा बच्चों से ये भी अनुरोध है कि दोनों के दोनों डेफिनेशन जो है वो याद कर ले, वो भी काफी है। तो उसके बाद स्टेट होम्स लॉ
ये बाय इट एक्सपेरिमेंटली। ये क्वेश्चन सर मैं बहुत बार रिपीट होते हुए देखा एग्जाम में, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओम्स लॉ जो है वो बच्चों को जरूर करना है, हाँ। क्योंकि ओम्स लॉ अगर बच्चे ने किया होगा, सिंपली क्या करना है, लिखना है I इज प्रोपोर्शनल टू B, I स्टैंड्स फॉर करंट एंड B स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी सिंपल, Okay. इतना सा याद कर लें तो वो उसकी स्टेटमेंट बन जाती है। जी बिल्कुल। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, देन V इज इक्वल टू R इंटू I। जी ये फार्मूला अगर बच्चे लर्न कर लेते हैं तो उससे ही हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो है वो बनेगा। बिल्कुल। आफ्टर दैट वो सारे जो न्यूमेरिकल होंगे, जो भी 4-5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम लिखवा दूंगा कि कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट चैप्टर के, जहाँ इस इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिखवा दूंगा और बच्चों को सेंड कर सकते हो आप। चलो थैंक यू सर। क्योंकि मैं तो ये चाहता हूं कि बच्चे जो है वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ले और अच्छा करें। तो उसके बाद बच्चों को करना है व्हाट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, देन ओवरलोडिंग, देन शॉर्ट सर्किट, सेफ्टी मेजर्स। What are the safety measures? Or we can say name the safety measures. Safety measures में क्या है? Only a fuse and the earth wire. दो चीजें हैं जो सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं। जी। तो उसके बाद कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपके घरों में, जहाँ दफ्तरों में, जहाँ स्कूलों में सर्किट में कौन सा अरेंजमेंट जो है वो यूज किया जाता है? तो उसका आंसर ये होगा इन पैरेलल। अच्छा। क्योंकि जो सर्किट हमारे स्कूलों में या कहीं पे भी बनाए जाते हैं वो पैरेलल में बनाए जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं सर्किट कोई भी, तो जब एक चीज को हम ऑफ करते हैं, जहां ऑन करते हैं, तो उससे क्या होगा, सभी के सभी अप्लायंसेस जो है वो बंद हो जाएंगे, जहां स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम पैरेलल अरेंजमेंट जो है वो घरों में, जहां अपने दफ्तरों में यूज करते हैं। तो उसके बाद ये इसका क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर द प्रिकॉशंस, व्हाट शुड वी टेक द प्रिकॉशंस व्हाइल हैंडलिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रिपेयर करते समय, जहां उनको हैंडल करते समय हमें क्या कौन से प्रिकॉशन जो है वो लेने चाहिए। तो इसका तो मैं इतना ही बता सकता हूं कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल, जैसे मैंने आपको कहा, दीज आर रिलेटेड टू द ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ये 3 फार्मूले बनेंगे। चौथा फार्मूला बनता है पार इज इक्वल टू बी इंटू आई। ओके। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि पार की डेफिनेशन बहुत ही जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पार? यू नो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पार, बहुत ही मशहूर है। इसमें कमर्शियल यूनिट ऑफ पार भी पूछा जाता है, जो बच्चों को पता नहीं होता है। किलोवाट आवर, जो अपने घरों में यूनिट के हिसाब से मेजरमेंट जो है वो की जाती है। आफ्टर दैट आपको मैं लास्ट चैप्टर के बारे में बता दूं, ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर इसकी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं सर आज आपको, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। दूसरा, अगर इनको बच्चों को विस्तार से पढ़ाना पड़े तो फिर हम एक चैप्टर भी नहीं कर पाएंगे इतने समय में। तो ठीक है, बात है कि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। वीडियो भी लंबी बन जाती है, तो एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता। तो आप इस लास्ट चैप्टर के सर कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? लास्ट चैप्टर जो है इसकी हम डायग्राम बनाएंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। तो पहले मैग्नेट के साथ जो डायग्राम बनी हुई है वो बच्चे को बनानी आनी चाहिए। उसके बाद लाइंस की जो प्रॉपर्टीज है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट, 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं? ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए, एक डायग्राम का हो गया, एक हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तीसरा हो गया व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट। उसके बाद आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। तो मुझे लगता है कि ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है वो डिलीट कर दिया गया है इन्होंने, लेकिन
बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि फॉर द चलो अगर जो चीज डिलीट हो गई तो बच्चे उसको छोड़ सकते हैं। तो फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, और लेफ्ट और राइट को मैं दोनों को बताऊंगा अभी। तो हम क्या करते हैं, मैं पूरा क्वेश्चन बोलूंगा। स्ट्रेच द फोर फिंगर, दिस इज अ फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमने ऐसे स्ट्रेच करने हैं जैसे कि ये आपस में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। जी। अब लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, इफ यहां पे लगाएंगे, इफ द फोर फिंगर डायरेक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, दिस डायरेक्टेड टुवर्ड द करंट, देन thumb should be in the direction of or will be in the direction of motion. ये जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, जो करंट शो करेगी, और थंब जो है फिर मोशन में आएगा। थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब दूसरे में क्या होता है, दूसरे में यही होता है, सिर्फ स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ द राइट हैंड सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसमें क्या होगा, इफ द फोर फिंगर इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फील्ड, दिस शो द मोशन, देन द मिडल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या फर्क है इसमें, सिर्फ मिडल फिंगर का और थंब का, फोर फिंगर वहीं पर रहेगी जी। ठीक है। अब इस दोनों रूल्स को देखते हुए हम पहले दे रहे हैं करंट, करंट के बाद आ रहा है मोशन। करंट हम किसको देंगे, करंट जो है वो मोशन को इसको इलेक्ट्रिक मोटर को देंगे, फिर उसके बाद मोशन आता है। तो इट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, वेरी गुड। और जनरेटर का है राइट हैंड रूल। तो ये क्वेश्चन जो है वो बच्चों को करने हैं। दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बच्चों को ये क्वेश्चन जो है वो जरूर करने हैं, ताकि इसमें से तो मुझे लगता है कि 80 to 90% जो है वो फिजिक्स जो है वो बच्चे जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे। तो बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का इसमें होता है कि वो इन टेक्स्ट रीडिंग से भी हो सकते हैं, और किसी भी गाइड से उठाकर डाल सकते हैं, क्योंकि रीडिंग जो है बहुत ही जरूरी होती है चैप्टर की। कहीं से भी उठाकर वो डाल देते हैं। बाकी यूनिट पूछ सकते हैं, होगा क्या ज्यादा से ज्यादा यूनिट पूछ सकते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इस प्रकार के पूछ सकते हैं, और क्या पूछ सकते हैं। चलो, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना टाइम दिया और बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने बताए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।